नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो आज का टॉपिक है लोकसभा। क्या आप जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र में लोकसभा की क्या भूमिका है, यह कैसे काम करती है और क्यों इसे भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चलिए आज हम लोकसभा के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए, हम जानते हैं कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें 3 अंग महत्वपूर्ण हैं। संसद जो बनता है वो 3 अंगों से बनता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति के विषय में हमने वीडियो बना दिया है, वीडियो के अंत में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है लोकसभा, उसके बाद अगले वीडियो में हम राज्यसभा को कवर कर लेंगे। इसके तीनों से संसद का जो है टॉपिक वो समाप्त हो जाएगा। तो लोकसभा जो है, जिसको कि लोअर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ पीपुल, यानी निम्न सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है इसको। इसमें आज हम जो है लोकसभा क्या है, संविधान में लोकसभा का स्थान, लोकसभा का गठन एवं संरचना, सदस्य की योग्यता, लोकसभा का कार्यकाल, प्रमुख पदाधिकारी लोकसभा में कौन कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, उनका वेतन एवं भत्ता क्या है, लोकसभा की शक्तियाँ और इसके कार्य, और कुछ रोचक तथ्य लोकसभा के बारे में इस वीडियो में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा जो है भारतीय संसद का निचला सदन है और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो क्या है? निचला सदन, निचला सदन या लोअर हाउस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप इन टॉपिकों को पूरा अच्छे से समझ लेंगे तो आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ऐसे जनता का सदन या निचला सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको जनता का सदन? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, मतलब जनता डायरेक्ट इसका निर्वाचन करती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकसभा जनता के इच्छाओं को संसद में प्रस्तुत करने का प्रमुख माध्यम है। तो एक शब्दों में अगर पूछा जाए कि लोकसभा क्या है तो यह जनता का सदन है। किसका है? जनता का, जनता का सदन। क्यों है? क्योंकि जनता इसके प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। अब दूसरा टॉपिक है लोकसभा में, लोकसभा का संविधान में क्या स्थान है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक, अनुच्छेद 122 तक, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या है? संसद की संरचना और कार्यों का विवरण दिया गया है इसमें। तो संसद की संरचना, संसद की संरचना एवं कार्य, अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है संसद की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसी में जो है अनुच्छेद 81 जो है, अनुच्छेद 81 जो है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है अनुच्छेद 81 के तहत। यानी लोकसभा का गठन का बात किया गया है, लोकसभा का गठन, जिसमें कि अधिकतम सीटों की संख्या 552 ये निर्धारित की गई है। तो ये कुछ संविधान में इनका स्थान जो है ये था। अब तीसरा टॉपिक है लोकसभा का गठन एवं संरचना। तो संविधान में स्थान, अनुच्छेद 81, लोकसभा का गठन जिसमें कि 552 अधिकतम सीटों की संख्या की व्यवस्था की गई है। अगला है लोकसभा का गठन और संरचना। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हमने देखा। गठन और संरचना की बात करें तो इसमें जो है अधिकतम सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 552। तो अधिकतम सीटों की संख्या 552
52। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं सीटों की संख्या हो सकती है। हालांकि इसके लिए संशोधन किया जाना या परिसीमन आयोग के द्वारा रिपोर्ट, ये बहुत सारा मामला होता है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जिसमें कि 530 सदस्य जो है राज्यों से चुने जाते हैं और 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, यूटी से। तो 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट है, इसका निर्वाचन होता है। अगर देखता है कि अगर सीटों की संख्या जो 2 है वो अगर नहीं फुलफिल होता है, इसके प्रतिनिधि नहीं चुन के आते हैं, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी 2 एंग्लो सदस्य को वह संसद में नामित कर सकता है। हालांकि आपको ये बात जान लेनी चाहिए, मतलब इसका अगर पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं हो तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति 2 सीटों का मनोनयन करता है। 2 सीटों पर राष्ट्रपति जो है किसी सदस्य को नामित कर सकता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2019 में, तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 2 सीट जो एंग्लो इंडियन के लिए इसका प्रावधान था, इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी 2020 से यह सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जो है वर्तमान में जो है वो 543 सीटों का ही निर्वाचन होता है। कितने सीटों का? वर्तमान में 543 सीटों का ही निर्वाचन होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान जो है वो 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से 2020 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब 543 सीटों का निर्वाचन होता है, जिसमें कि 530 सदस्य जो है वो राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। यही आप एक तथ्य और जान लें कि लोकसभा में सीटों में जो है आरक्षण की भी व्यवस्था है, जिसमें कि सीटों की आरक्षण की बात करें, सीटों की आरक्षण की, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 84 सीट आरक्षित किए गए हैं। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 47 सीट जो है आरक्षित किया गया है। अगर महिला की बात करें तो महिला के लिए जो है लोकसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब जो संसद का चुनाव होगा उसमें 84 सीट जो होंगे उस पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग खड़े होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब 47 सीटों पर खड़े होंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 47 सीट तो कम से कम आरक्षित की ही गई हैं और महिला के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये था इसके गठन और संरचना से रिलेटेड कुछ तथ्य जो आपको याद रखने हैं, जिसमें आपको ये महत्वपूर्ण है 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो ख़त्म कर दिया गया। वहीं आप वर्तमान में 543 सीट का ही निर्वाचन होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और राज्यों में 530 और 13 सीट यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए यहाँ सदस्य चुनकर आते केंद्र शासित प्रदेश से। अब आरक्षण की बात करें तो पूछ लिया जाता है अनुसूचित जाति जो है उसके लिए कितने सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 84 सीटों का। वहीं अनुच्छेद कह रहा हूँ मैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट और महिला के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, आप साथ ही साथ
लिखते जाएंगे तथ्यों को। योग्यता की बात कर लें तो इसमें कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो है उसके लिए एक शर्त होता है कि उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। कितनी हो? 25 वर्ष उम्र हो। यह है कम से कम, अधिकतम इसकी बात नहीं की गई है संविधान में, अधिकतम कितना भी हो सकता है। तो कम से कम 25 वर्ष की, 25 वर्ष उसकी अवस्था हो और वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और साथ ही साथ वह जो है किसी भी पब्लिक ऑफिस में लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी पब्लिक ऑफिस में लाभ के पद पर न हो। मतलब कोई भी सरकारी सेवा में नहीं हो, जैसे कि उसको लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो उस अवस्था में और वो योग्य नहीं होगा। अगर वो चुनने जाते हैं तो उस पद को उसको छोड़ना होता है। इसके साथ ही साथ कुछ जो है वो किस अवस्था में निरहक होंगे, यानी योग्यता नहीं रखते हैं, तो उसके लिए है कि वो विक्षिप्त ना हो या उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे मानसिक दिवालिया ना घोषित किया गया हो। और इस तरह से कुछ तथ्य होते हैं जिस वजह से वो सदस्य की योग्यता नहीं रखता है। साथ ही साथ योग्यता रखने की बात हो तो 25 वर्ष, ये आप याद रखेंगे, भारत का नागरिक हो, किसी पब्लिक ऑफिस में लाभ के पद पर ना हो। तो ये था सदस्य बनने की योग्यता। आइए अब हम देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। तो सामान्यतः जो है वो कहा गया है अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 के तहत, अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 के तहत कहा गया है कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। तो संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, यह अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 के तहत निर्धारित किया गया। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि 5 साल से पहले राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है, और वो जो विघटित कर सकते हैं इसके लिए आप न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो ये कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, मतलब देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो उस वक्त जो है अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 और अनुच्छेद 85 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी के तहत लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है। इसको अधिकतम 3 बार बढ़ाया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे आपातकाल के समय, यहाँ आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 352, यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ हो तो उस वक्त जो है अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 और अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी के तहत जो है एक बार में एक बार 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा
सकता है। जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस वक्त जो है अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह जो है अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है। इसको आप अधिकतम 3 बार बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपातकाल लागू हो रहा है तो 1 साल किए, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं है तो 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं है तो 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आपातकाल ख़त्म हो गया हो तो 6 महीने के अंतर्गत जो है चुनाव कराना होता है। तो आपातकाल जब समाप्त हो गया हो तो 6 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव कराना आपातकाल जब समाप्त हो गया हो तो उस वक्त जो है 6 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव पुनः कराना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ आप यही बात ध्यान में रख लेंगे कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो 3 प्रकार का होता है। अनुच्छेद 356, उसके बाद अनुच्छेद 360। तो 356 की स्थिति में जो होता है वह अगर केंद्र पर कुछ नुकसान हो रहा हो तो उस वक्त ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर केंद्र जो खतरे में हो सकता है, मतलब राष्ट्रीय खतरा हो सकता है, तो उस वक्त ये प्रावधान लागू होता है। लेकिन सामान्यतः 352 के तहत ही है और 360 जो है उसके तहत भी ये सब नहीं होता है। तो सामान्यतः जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस वक्त जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या भारत में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हुई है? तो आप कहेंगे हाँ, कब? तो 1975 से 1977 का जो इमरजेंसी लागू हुआ था उस वक्त हुआ था ऐसा। तो भारत में जो है अब तक सिर्फ एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कब बढ़ाया गया है? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। यहाँ जो है इतना 25 जून 1977 से 21 मार्च 75 से 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कि 5वां लोकसभा जो था, पाँचवां लोकसभा, इसका समय कितना था? 1971 से 1976, ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। तो इसको जो है बढ़ाकर 1 साल बढ़ाया गया था, जो कि 1977 तक कर दिया गया था, 1977 तक। और फिर जाके 6वां लोकसभा का, मतलब 6 महीने के भीतर 6वां लोकसभा का निर्वाचन किया गया, जो 1977 से 1980 तक रहा। 1977 से 1980 तक 6वां लोकसभा। तो ये तथ्य था जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खासकर आपातकाल की स्थिति वाले ये तथ्य जो है ये पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड। ये भी आप बात को याद रखें। अगला बिंदु है प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें कि प्रमुख पदाधिकारी में जो है लोकसभा में वो स्पीकर आते हैं, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसको अध्यक्ष भी कहते हैं। दूसरे होते हैं डिप्टी स्पीकर, जिसको कि उपाध्यक्ष कहते हैं। और तीसरे होते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा का प्रमुख होते हैं और इन्हें सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी पक्ष और विपक्ष, जो सदन में दोनों पक्ष और विपक्ष होते हैं, उनके सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से स्पीकर का निर्वाचन जो है वो किया जाता है। और स्पीकर का जो कार्य होता है सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना। तो आप इसमें 2-3 बिंदु याद रखेंगे। सदन प्रमुख होते हैं ये, और इनका कार्य होता है, सदन की कार्यवाही लिख लें, सदन की कार्यवाही संचालित करना
एवं सदन में अनुशासन बनाकर रखना। अगर आप सदन लोकसभा को आप आपने कभी देखा होगा, लोकसभा का जो बहस होता है तो सदन में आप देखते होंगे कि स्पीकर जो है हमेशा वो निर्देश देते रहते हैं कि आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आप ये करिए। तो ये सब जो है सदन की कार्रवाई और उसमें सदन में अनुशासन बना रहे, कोई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे, संसदीय भाषा जो है उन्हीं के दायरे में सदन का जो है बहस चलता रहे। इन सब चीज़ों की देखने की जिम्मेवारी होती है स्पीकर की। और जब लोकसभा भंग हो जाता है तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा के बैठक तक अपने पद को धारण करता है। अगर लोकसभा भंग हो गया है या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वो लोकसभा के स्पीकर का पद खत्म नहीं होता है। जब तक कि नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती है तब तक वो पद धारण किए रहते हैं। अब देखते हैं डिप्टी स्पीकर, ये कौन होते हैं। तो जब स्पीकर सदन में अनुपस्थित हो उस वक्त जो है इन सारे कार्यों का संचालन डिप्टी स्पीकर करते हैं। तो स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सारे कार्यों का संचालन करते हैं। जब स्पीकर सदन में अनुपस्थित रहेंगे तो उस वक्त जो है डिप्टी स्पीकर इनके कार्यों का संचालन करेंगे। अब ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। तो नई लोकसभा के गठन के बाद जो सबसे वरिष्ठ सांसद होते हैं उनको अस्थायी तौर पर स्पीकर बना दिया जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उस वक्त कोई जो है स्पीकर नहीं होता है, तो उस वक्त जो है जो सदन में सबसे वरिष्ठ सांसद होते हैं तो उनको जो है प्रोटेम मतलब स्पीकर बना दिया जाता है, जिसको कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो सदन के सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो ये था प्रमुख पदाधिकारी। अगला है चुनाव, यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है सीधे जनता के वोट से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन सीधा जनता के वोट से। अगर आप 18 प्लस होंगे और आपका वोटर आई कार्ड बना होगा तो आपने भी सांसद के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया होगा। तो ये चुनाव कौन कराता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव का आयोजन कराता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। कौन निर्वाचन कराता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देश में जो है हर राज्य को जो दिया जाता है संसदीय क्षेत्र, मतलब संसदीय क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। फिर हर संसदीय क्षेत्र में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करा दिया जाता है, जहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से जाती है अपने प्रतिनिधियों के पक्ष में या सहमति असहमति के पक्ष में या नोटा जो भी हो, तो उसका बटन दबाती है। और फिर इसमें जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो किस प्रोसेस होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द
पोस्ट सिस्टम के प्रणाली से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ये होता क्या है, इसे साधारण बहुमत प्रणाली या बहुलता प्रणाली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साधारण बहुमत प्रणाली और साधारण बहुमत प्रणाली, या इसको कह लें कि बहुलता प्रणाली, बहुलता प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही साधारण बहुमत प्रणाली और बहुलता प्रणाली कहा जाता है। तो इसी के माध्यम से होता है। ये होता क्या है, इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलता है वह जीत जाता है, चाहे उसे जो है कुल मतों का 50% मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वह जीत जाता है क्योंकि उसको अन्य सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है। तो ये था निर्वाचन। अब देखते हैं शपथ। तो शपथ में जो है आप 2-3 बातें याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। शपथ में जो है अगला टॉपिक शपथ है। इसमें जो है संसद के प्रत्येक सदस्य जो है अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व उसे राष्ट्रपति या उनके द्वारा किए गए नियुक्त व्यक्ति जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लिया जाता है। तो आप कौन दिलाता है याद रखेंगे, राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है। राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदस्य को शपथ लेना होता है। अगर वो शपथ नहीं लेते हैं तो वो संसदीय कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर फिर भी वो संसदीय कार्रवाई में भाग लेते हैं तो प्रत्येक दिन के हिसाब से उससे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाता है। वह संसद में अगर बिना शपथ ग्रहण किए संसद में प्रवेश करते हैं और वह संसदीय कार्य प्रणाली में भाग लेते हैं तो प्रत्येक दिन के हिसाब से उससे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं वेतन एवं भत्ता। भत्ते की बात कर लें तो प्रत्येक सांसद को जो होता है वो 1 लाख रुपये प्रति माह जो है वो वेतन के तौर पे दिया जाता है। 1 लाख रुपये प्रति माह, ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी। अगर भत्ते की बात करें तो भत्ते के तौर पर 70,000 रुपये प्रति माह संसदीय क्षेत्र में खर्च हेतु 70,000 जो है वो संसदीय क्षेत्र में खर्च हेतु उसे दिया जाता है। वहीं 60,000 रुपये जो है भत्ते के तौर पर 60,000 रुपये प्रति माह जो है उसे कार्यालय खर्च के लिए दिया जाता है। कार्यालय खर्च है तो 60,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और उसे 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी दिया जाता है। 2,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है अगर वो संसद में आते हैं। और डिपेंड करता है कि संसद में अगर आते हैं तो उसे 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और अगर नहीं आते हैं तो ये राशि नहीं मिलती है। इसके अलावा जो है उनको जो है मुफ्त हवाई सेवा दी जाती है। मुफ्त हवाई सेवा, मुफ्त हवाई सेवा। मुफ्त हवाई सेवा मतलब साल में जो है 34 हवाई सेवा दिया जाता है। कितना? 34 हवाई सेवा, जिसमें संसद, सांसद प्लस उनके परिवार या उनके मित्र इन 34 हवाई सेवा में इसका इस्तेमाल कर वो आ जा सकते हैं देश में कहीं भी या विदेश में भी कहीं भी।
तो 34 हवाई सेवाएं दी जाती है। साथ ही रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी टिकट दिया जाता है और उनको साथ ही साथ आवास दिया जाता है, मोबाइल सेवा दी जाती है, तकरीबन वो 1.5 लाख कॉल प्रति माह कर सकते हैं। साथ ही साथ चिकित्सा दी जाती है। तो आवास आप याद रख लेंगे, आवास, मोबाइल सेवा, चिकित्सा और साथ ही साथ पेंशन इत्यादि जैसी सेवाएं उन्हें प्रदान की जाती है। चिकित्सा में वो एम्स जैसे संस्थान में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। पेंशन के तौर पे भी उनको राशि दी जाती है अगर वो संसद नहीं रहते हैं तो ये था उनके वेतन में भत्ता से रिलेटेड कुछ जानकारी, जिसमें कि प्राय एग्ज़ाम में वेतन ही पूछा जाता है और ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। हालांकि जानकारी के तौर पे आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य को देखते हैं। पहला है विधायी शक्ति, जिसको कि इंग्लिश में लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। ये क्या है? तो इसमें जो है लोकसभा के माध्यम से कोई भी नया कानून बनाया जा सकता है। तो विधायी शक्ति में 2-3 बातें याद रखेंगे। इनको जो है नया कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद में प्रस्तुत किसी भी विधेयक यानी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना होता है। नया कानून हो, बिल हो, ये सब जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। बिल पास कराना हो तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति से ये जो है कार्य करता है। अगला है वित्तीय शक्ति। इसमें क्या है? बजट और धन विधेयक सबसे पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। तो बजट, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट हो या धन विधेयक, तो धन विधेयक से संबंधित जो है कोई भी वित्तीय मामला हो तो राज्यसभा जो है वित्तीय मामला में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में जो है वह 14 दिन तक उस बिल पर स्टे लगा सकता है। हालांकि अगर 14 दिन के बाद भी वह लोकसभा में इस विधेयक को वापस नहीं करता है तो उसको उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में याद रखेंगे, राज्यसभा इस पर 14 दिन का ही स्टे लगा सकती है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब कार्यकारी नियंत्रण में देखते हैं तो इसमें जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है। तो कार्यकारी नियंत्रण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को बहुमत साबित करना होता है। लोकसभा में अगर सरकार बनानी है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है। साथ ही इसमें एक और रहता है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंशियल मोशन अगर पारित कर देता है तो सरकार गिर सकता है। तो ये सरकारी नियंत्रण के माध्यम से याद रखेंगे। इसमें आप एक बात याद रख लेंगे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है सदन में तो ये भी लोकसभा में पारित होता है। अगर पारित कर दिया जाता है तो जो भी वर्तमान सरकार है उस वक्त वो गिर जाती है। अगला है न्यायिक शक्ति। इसमें जो है आप एक वर्ड याद रख लेंगे, महाभियोग। ये मैं लोकसभा की शक्तियों की बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान में रखेंगे। तो महाभियोग के माध्यम मतलब राष्ट्रपति हो या कोई भी वरीय पदाधिकारी हो या कोई भी उच्च पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। न्यायिक शक्ति ये था जुडिशल पावर। अब अगला देखते हैं कुछ रोचक तथ्य लोकसभा के बारे में। तो रोचक तथ्यों में हम पहला देखेंगे कि भारत में जो है पहली बार लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। तो पहली बार लोकसभा का गठन अगर पूछ ले तो 1952 में किया जाता है। पहली बार लोकसभा का गठन पूछे तो 1952 में।
और दूसरा फैक्ट के तौर पे देखें तो लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो होता है वो लद्दाख है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर पूछे तो आप कहेंगे लद्दाख। लद्दाख जो है लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अगर पूछे कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। लोकसभा का सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं यहाँ लोकसभा की तो 80 सीटें। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ 80 सीटें हैं। वहीं अगर पूछे लोकसभा का सबसे कम सीटों वाला राज्य कौन है तो आप कहेंगे सिक्किम। कितनी सीटें हैं यहाँ लोकसभा की? एक ही सीटें हैं। तो ये था कुछ रोचक तथ्य लोकसभा के विषय में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना लोकसभा जो है भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह जनता की आवाज़ को संसद में लाने का कार्य करता है और सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लोकसभा की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।